क्या कभी सोचा है कि किसी देश का पूरा सार, उसके सारे सपने, उसके वादे बस एक पन्ने पर लिखे जा सकते हैं? जी हाँ, भारत के संविधान के लिए वो पन्ना है उसकी प्रस्तावना। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं और कुंजी भी। तो चलिए आज इसी कुंजी से भारत के सबसे बड़े वादे का ताला खोलते हैं और देखते हैं कि इसके शब्द आज भी कितने मायने रखते हैं। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सुनने में ये कुछ भारी शब्द लग सकते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत की नींव है, करोड़ों लोगों का एक सामूहिक संकल्प। तो चलिए एक एक करके इस संकल्प के हर हिस्से को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा आखिर कहते क्यों हैं? क्योंकि ये एक तरह से पूरे संविधान का आईना है। ये हमें बताता है कि देखिए, ये जो इतनी मोटी किताब है ना, ये क्यों बनाई गई, इसके असली लक्ष्य क्या हैं और एक देश के तौर पर हम सब मिलकर कहाँ पहुंचना चाहते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, इतने विशाल देश को चलाने वाले इस संविधान को अपनी शक्ति मिलती कहाँ से है? कौन देता है इसे ये अधिकार? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों में ही छुपा है। हम भारत के लोग, बस ये 3 शब्द ही सारा खेल बदल देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये संविधान किसी राजा, रानी या किसी बाहरी ताकत ने हम पर थोपा नहीं है। इसे खुद भारत के लोगों ने, हम सब ने मिलकर अपने लिए बनाया है और स्वीकार किया है। मतलब असली पावर जनता के हाथ में है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि शक्ति जनता से आएगी। पर अगला सवाल था कि भारत एक देश के तौर पर होगा कैसा? इसकी पहचान क्या होगी? इसका जवाब मिलता है प्रस्तावना के इन 5 बड़े स्तंभों में, जो भारत के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या आसान भाषा में कहें तो सॉवरन। इसका सीधा सा मतलब है भारत अपना बॉस खुद है। चाहे हमारे देश के अंदर के मामले हों या दुनिया के दूसरे देशों से रिश्ते बनाने हों, हमारे फैसले हमारे होंगे। किसी भी बाहरी ताकत का कोई दबाव नहीं चलेगा। फुल इंडिपेंडेंस। फिर आता है समाजवादी। इसका लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई कम से कम हो। ये पक्का करना कि देश की संपत्ति और संसाधन कुछ ही हाथों में सिमटकर ना रह जाएं, बल्कि उनका फायदा सब तक पहुंचे। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। अगला है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसका मतलब है कि देश का, यानी सरकार का, अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में हर धर्म बराबर है और हर इंसान को अपने अपने विश्वास और धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। समाजवादी शब्द की तरह ही इसे भी बाद में एक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक, ये तो हमारे सिस्टम की नींव है। इसका मतलब है कि असली सत्ता लोगों के हाथ में है। हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और वही सरकार हमारे प्रतिनिधियों के तौर पर देश चलाती है। मतलब लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। ये शब्द एकदम साफ करता है कि भारत में राजशाही नहीं चलेगी। यहाँ देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसका पद उसे विरासत में मिले। नहीं, यहाँ देश का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति भी एक तय समय के लिए चुने जाते हैं। सीधी सी बात, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो भारत की पहचान तो तय हो गई, लेकिन इस देश में रहने वाले नागरिकों को क्या मिलेगा? संविधान अपने लोगों से 4 बहुत बड़े और बहुत जरूरी वादे करता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। ये हैं वो 4 स्तंभ: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी भाईचारा। ये सिर्फ कहने के लिए अच्छे शब्द नहीं हैं, बल्कि हर भारतीय नागरिक को दिए गए अधिकार और गारंटी हैं। एक ऐसा वादा जो कहता है कि सबको इंसाफ मिलेगा, सोचने बोलने की आज़ादी होगी, कानून के सामने सब बराबर होंगे और हम सब एक देश के तौर पर भाईचारे से रहेंगे। अब देखिए, न्याय का वादा कितना बड़ा है। ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है। इसमें 3 तरह के न्याय की बात है। सामाजिक न्याय, यानी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय, यानी अमीरी गरीबी की खाई कम हो। और राजनीतिक न्याय, यानी हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने जैसा हर राजनीतिक अधिकार मिले। अच्छा, तो ये इतने गहरे शब्द आए कहाँ से? क्या ये हमेशा से संविधान में ऐसे ही थे? नहीं, प्रस्तावना का भी अपना एक बहुत दिलचस्प सफर रहा है। तो चलिए जरा इसके इतिहास और इसके विकास की कहानी पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1946 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो एक तरह से इसका पहला ड्राफ्ट था। फिर 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान के साथ अपना लिया गया।
सालों बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है, और फिर 1976 में इसमें अब तक का एकमात्र संशोधन किया गया। जी हाँ, सिर्फ एक बार। सोचिए, 70 से भी ज्यादा सालों में इस बुनियादी दस्तावेज को सिर्फ एक बार बदला गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि इसे बनाने वालों की सोच कितनी गहरी और कितनी दूर तक देखने वाली थी। तो वो एकमात्र बदलाव था क्या? 1976 में हुए 42वें संशोधन में ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और तीसरा शब्द था अखंडता, जो देश की एकता और यूनिटी पर और भी ज्यादा जोर देता है। तो आखिर में कानून की नज़र में इसकी क्या हैसियत है? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था। प्रस्तावना सिर्फ एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये संविधान की आत्मा है, इसका एक अभिन्न अंग है, और इसके मूल ढांचे को, यानी इसके बेसिक स्ट्रक्चर को संसद भी नहीं बदल सकती। तो चलिए इन शब्दों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब जब हम इन शब्दों के पीछे का मतलब समझ चुके हैं, तो शायद ये पहले से कई ज्यादा गहरे और जिम्मेदार लगते हैं। हर शब्द एक उम्मीद है, एक वादा है। और हम सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ा जा रहा है। आज के भारत में प्रस्तावना के ये महान शब्द हमारी असलियत से कितना मेल खाते हैं? इन वादों को हकीकत में बदलने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।